10 मोल ऑफ एन आइडियल गैस confined to a volume of 10 लीटर is released in atmosphere at 300 Kelvin when the pressure is एक बार work done by the gas is by the gas पूछ लिया है तो वर्क डन किस में आना है, नेगेटिव आना है बस। अब सुनो, इतना आसान सवाल नहीं है, सुनो ये सवाल आंसर तुम्हारा कितना आया है 250, लगभग उसी के पास, बिल्कुल गलत। हाँ सुनो 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 सुनो, अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो, देखो ये वर्गटन वाली बात तो समझ ही गए थे। जब आपको V2 निकालना हो, क्या निकालना हो, जब आपको V2 निकालना हो तो आप हमेशा PV बराबर nRT लगाया करो, यही आपका V2 है। अरे जब तक आप फार्मूले में V2 नहीं पाओगे तो सवाल कैसे लगा लोगे। उसके नीचे एरो लगा के लिखो, इतना आराम से सवाल लगने वाला नहीं है, नहीं तो ये 250 आंसर पहले दिया होगा। सवाल लगाओ बेटा। अच्छा बताओ, वर्क डन का आपने फार्मूला क्या लगाया होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, यानी माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। क्लियर है। अच्छा अब मेरी बात को समझिएगा, इसमें लिखा है एन आइडियल गैस कन्फाइंड टू अ वॉल्यूम 10 लीटर, ये इनिशियल वॉल्यूम है, क्लियर है, इज रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर इतने डिग्री केल्विन व्हेन द प्रेशर इज 1 एटीएम, एटीएम में था हाँ। तो अब जरा ध्यान से देखो, पी एक्सटर्नल तुम्हें मालूम पड़ गया, अब जरा ध्यान से देखो, है ना, सवाल पूरा बन गया ना। हाँ ठीक, तो हम यहां पे देखो, हमको V1 तो मालूम पड़ गया कितना है, ये हमें मालूम पड़ गया V1, लेकिन V2 नहीं पता चला, तो फार्मूला हम इसमें क्या लगाएंगे, PV बराबर nRT लगाएंगे। अच्छा देखो, हमको प्रेशर मालूम है तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, nRT अपान P, और यही आपका क्या है, यही आपका V2 है। अब सवाल लगाओ, अब तो सभी हमने जुगाड़ बता दिया। 236, हाँ एकदम सही। अच्छा V2 कितना निकला, 246, हाँ एकदम सही आया। अच्छा बताओ यहाँ पे आपने R क्या रखा, हाँ वेरी गुड, यही तो यहीं फंसना था तुम्हें, 0.0821। टेम्परेचर आपको दिया गया 300 केल्विन, एन आपको दिया गया 5 मोल, ये दिया गया है एक एटीएम, ठीक है। जब कैलोरी और जूल की बात ना हो तो आर का वैल्यू क्या रखोगे, 0.0821। इस पूरे सवाल में कहीं कैलोरी और जूल की बात हुई, बताओ बेटा, हाँ या ना, नहीं हुई, तो आर का वैल्यू इसमें रखोगे 0.0821। तो यहां से जब आप ये निकालोगे तो ये आंसर आ जाएगा 246, है ना। अच्छा पी एक्सटर्नल कितना है 1, V2 कितना है 246, V1 कितना है 10, तो आंसर क्या गया -236, है ना। आगे लिखो भैया, अगला है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ तो इसके नीचे देखो, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव के नीचे लिखो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, और फिर यहां पे पहला पॉइंट लिखो, लिखो एक्सटेंसिव में लिखो मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, मास डिपेंडेंट ऑब्लिक करके लिख लेना अमाउंट डिपेंडेंट, मास ऑब्लिक अमाउंट डिपेंडेंट। इंटेंसिव में लिखो मास ऑब्लिक
अमाउंट इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये कहानी सबको मालूम पड़ गई। अब आगे चलो भैया, आगे लिखो। अब तुमको एक हम जुगाड़ पढ़ा देते हैं। बोलो एससी वर्मा में एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं, या ऐसा करो एक्स्ट्रा एनर्जी है। बोलो एक्स्ट्रा एनर्जी है। फिर से बोलो, बोलो एससी वर्मा में, ऐसे लिखो एच सी वर्मा में एक्स्ट्रा एनर्जी है। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म लिखो। अच्छा, इसको ऐसे लिखा दें क्या? ऐसे लिखो, बोलो एच सी, बोलो बोलो एच सी वर्मा में एक्स्ट्रा एनर्जी है। एच सी का मतलब लिखो, लिखो हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी लिखो। वर्मा मतलब वॉल्यूम, में मतलब मास, एक्स्ट्रा मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एनर्जी मतलब, एनर्जी का आगे लिखना ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। ये सब के सब क्या होते हैं? एक्सटर्नल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आपसे कोई पूछा इंटरनल एनर्जी, एक्सटेंसिव, इंथैल्पी, बोलो इंथैल्पी, इंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, सब एनर्जी ही तो है। तो सब क्या है? हाँ, तो इसके आगे लिख लो ऑल काइंड में लिखो। जैसे लिखो, जैसे तुम जितनी जानते हो वो तो लिख लो। एच लिख लो, है ना। एच क्या है? इंथैल्पी। एस क्या है? इंट्रोपी। यू क्या है? इंटरनल एनर्जी, है ना। एस फिर आगे क्या है? लिख लो, जी लिख लो। हम्म, जी लिख लो, है ना। और यू लिख लो, और आगे ई टी सी लिख लो। इनके फुल फॉर्म जरूर लिख लो, लिख लो। लिखो इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। लिख लो बेटा, ऑल काइंड एनर्जी में क्या है? लिखो इंथैल्पी, इंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। अब ना बताया जाएगा। वही सिंबल बार बार चल रहे, तब से रगड़ रगड़ के बेचारे सिंबल घिस गए, अभी तक इनका मतलब ना समझ में आया। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? एक्सटेंसिव के। अब इनके अलावा उधर लिखो, इंटेंसिव लिखो। लिखो टेम्परेचर, सब कॉमा लगाते चले जाओ या ऊपर से नीचे लिखते हुए चले जाओ। लिखो टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन। लिखो कंसंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू लिख लेना, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ऑल टाइप ऑफ कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ऑल टाइप ऑफ कांस्टेंट। किसी ने कहा, किसी ने कहा कि जेड, डब्ल्यू बराबर जेड क्यू पढ़ाए थे फैराडे फर्स्ट लॉ में। जेड क्या है? एक कांस्टेंट है ना। तो बताओ ये एक्सटेंसिव कि इंटेंसिव? इंटेंसिव। केसी क्या है? इंटेंसिव। केपी क्या है? सब कांस्टेंट है ना। तो जितने भी कांस्टेंट हैं वो सब कहां हैं? इंटेंसिव। और उसके आगे लिख लो, जहां लिखा ऑल, लिखो ऑल कांस्टेंट के आगे लिखो लाइक, लिखो लाइक,
केसी, केपी, जी, जी नहीं, जेड, 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 डब्ल्यू बराबर जेड क्यों नहीं पढ़ाया? ईटीसी कर लो, ईटीसी बहुत हो गया। लिखो, लिखो लिखो एक्सटेंसिव अपान एक्सटेंसिव, ये क्या बन जाएगा? इंटेंसिव। ठीक है, चले भैया। अच्छा एक काम करो, इस फार्मूले में तुम नहीं शब्द जोड़ो, एक और बढ़ा देते हैं इसमें। हाँ, एच सी वर्मा में एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है, नहीं है। नहीं का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल। और है बस सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। नंबर ऑफ मोल भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इसको भी लिख लो। लिख लो, वो नहीं शब्द जो निकल रहा था ना, वो जुगाड़ में था, है ना? तो क्या हुआ? एससी वर्मा में एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है ना? नहीं का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल। ठीक है, अब आ जाओ जहां थे वहीं। दूसरा नोट का पॉइंट लिखो, दूसरा नोट का पॉइंट लिखो, लिखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लिखो बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी when expressed, when expressed per gram, when expressed per gram or per mole, or per mole, then it become intensive। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? जैसे किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पर ग्राम दे दिया जाए तो कैसी हो जाएगी? इंटेंसिव। या पर मोल दे दिया जाएगा तो कैसी हो जाएगी? इंटेंसिव। तो नीचे लिखो, ऐसे लिखना, यहीं पे एग्जाम्पल करके लिखो। एग्जाम्पल जैसे इंथैल्पी क्या है बताओ बेटा? एक्सटेंसिव है ना? लेकिन मोलर इंथैल्पी क्या है बताओ? मोलर इंथैल्पी क्या है? ये क्या हो गई? इंटेंसिव। अब देखो, मोलर इंथैल्पी का मतलब क्या होता है? इंथैल्पी, इंथैल्पी पर मोल, ये होती है मोलर इंथैल्पी। अब इंथैल्पी एक्सटेंसिव है, बट इंथैल्पी अपान मोल यानी मोलर इंथैल्पी इंटेंसिव हो गई। तो हमने क्या लिखा? अब बहुत ध्यान से देखो। अब देखो, ये हमारा क्या हुआ? एक्सटेंसिव। ये हमारा क्या हुआ? एक्सटेंसिव। ये क्या बन गया? इंटेंसिव। क्लियर है? चलो आगे लिखो, लिखो हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। आगे लिखो क्या है? आगे एरो लगा के लिखो क्या है? अभी एचसी पढ़ाया, एचसी वर्मा। हीट कैपेसिटी क्या है? एक्सटेंसिव। और नीचे लिखो, नीचे लिखो हीट, लिखो बेटा हीट कैपेसिटी, लिखो हीट कैपेसिटी पर ग्राम, पर ग्राम। आगे लिखो नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड इट इज इंटेंसिव, एंड इट इज इंटेंसिव। हीट कैपेसिटी को हमने ग्राम से डिवाइड कर दिया, तो हीट कैपेसिटी क्या था? एक्सटेंसिव। और ग्राम मतलब मास भी क्या है?
एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव अपान एक्सटेंसिव बराबर इंटेंसिव। नहीं लिख पाए बेटा, फिर से लिखो। क्या हमने बोला, देखो क्या लिखेंगे, हीट कैपेसिटी अपान ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब लिख लोगे। अब जरा एक बार इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को जरा एक बार अपने निगाहों से देखें। अब तो तुम्हें जुगाड़ ही हमने बता दिया। गाना गाओ, गाना गाओ। हाँ, फुल फॉर्म बताओ। HC का मतलब हीट कैपेसिटी, है ना। वर्मा का मतलब वॉल्यूम, है ना। में मास, एक्स्ट्रा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये फार्मूला किसका है, देखो जो यहां पे हमने ये लिखा ना एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कोई मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा का कोई मतलब नहीं है। एक्स्ट्रा का मतलब है ये सब किसका फार्मूला है, एक्सटेंसिव का। एनर्जी मतलब ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। और नहीं का मतलब नंबर ऑफ मोल, है मतलब खाली सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, चलेगा भैया। चलो अब आगे आ जाओ, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। चलो स्टेट फंक्शन में लिखो पहला पॉइंट, लिखो डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। स्टेट फंक्शन में लिखो डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। नीचे लिखो एग्जांपल, जैसे जैसे यू क्या है, इंटरनल एनर्जी, कॉमा एच क्या है, एंथैल्पी, कॉमा एस, कॉमा जी, हाँ ETC, ये सब क्या है, स्टेट फंक्शन है। क्लियर है, आगे लिखो। लिख नहीं पा रहे हो बेटा, लिखे नहीं हो, पीछे पीछे लिखे हो दोनों लोग। और जहां पे एस लिखा एस पे गोला लगा लो, एस पे। यू लिखाया, एच लिखाया, एस लिखाया, जी लिखाया, एस पे गोला लगा लो और नीचे लगाओ, ऐसे लिखो। लिखो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। पाथ फंक्शन में लिखो बेटा डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, है ना। यानी डिपेंड ऑन पाथ, जिस रास्ते पे चला है उस पर डिपेंड करेगा। वही हमने लिखा था डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, जिस पाथ को उसने फॉलो किया है। ठीक है, नीचे लिखो एग्जांपल में लिखो वर्क डन, वर्क डन, कॉमा हीट, कॉमा हीट, कॉमा हीट कैपेसिटी। ठीक है, कॉमा, और इसको जो लिख रहे हो इसको एक ब्रैकेट में बंद करना, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स स्टेट फंक्शन है और एंट्रोपी ऑफ एटमॉस्फेयर ये पाथ फंक्शन है। लिखो एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, एटमॉस्फेयर नहीं लिखना, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। बताओ एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग क्या है, पाथ फंक्शन, और एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या है, स्टेट फंक्शन। इसीलिए दोनों में अंतर दिखाया, क्योंकि दोनों साइड हमने एंट्रोपी लिखाई है। क्लियर है। अब इसी बात पे एक और आगे बात हो जाए, अगली हेडिंग डालो जो कि पड़ी हुई है। आगे क्या लिखा है, एंट्रोपी। आगे क्या लिखा है, एंट्रोपी। अच्छा, एंट्रोपी किस पे डिपेंड करती है, रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। जैसे एक क्लास में सारे बच्चे एकदम लाइन से बैठे हों तो इसका मतलब यहां की एंट्रोपी कम है, और सारे बिखरे हुए बैठे हों, कोई इनका ऑर्डर ना हो, तो उतने ही बच्चों में यहां की एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो मेजर
रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम। सिस्टम कितना बिखरा हुआ है, तो इसका मतलब एंट्रोपी वहां की उतनी ज्यादा है। क्लियर है? और यदि ऑर्डर्ड बैठे हैं तो एंट्रोपी वहां की क्या है, कम है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बताओ किसके मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होते हैं, इधर उधर टहलते रहते हैं, गैस के। और किसके मॉलिक्यूल थोड़े कम टहलते हैं, लिक्विड के। और किसके एकदम नहीं टहलते हैं। हाँ, तो देखो क्या होगा, एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिसऑर्डरनेस। ठीक है, अच्छा, और सबसे ज्यादा डिसऑर्डरनेस किसमें हो सकती है, गैस में। उसके बाद लिक्विड में, सबसे कम सॉलिड में। ठीक है, कुछ समझ में आ गई बात? चलो अगला पॉइंट लिखो, ये नोट में लिखो, नोट नोट। अभी कहां है, चलो आगे लिखो बेटा। यहां नोट में ये जरा ध्यान से पढ़ो। देखो, अब सुनो, बहुत कहते सुनो, ये दोनों पॉइंट अवश्य याद रखना। देखो, व्हेन एग इज हार्ड बॉइल्ड, ठीक है, एंट्रोपी इंक्रीजेज। ये आपको बिल्कुल उल्टा लगेगा, है ना, बिल्कुल उल्टा लगेगा आपकी सोच से, क्योंकि लिक्विड सॉलिड हो रहा अंदर का। लिक्विड क्या हो रहा, सॉलिड। ये तुम्हारा सोच गलत है, प्रोटीन के सारे बॉन्ड टूट रहे हैं, तो डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है। आप जैसा सोचोगे ये वैसा सवाल नहीं है। ठीक है, तो क्या हो रहा, व्हेन एग इज हार्ड बॉइल्ड एंट्रोपी इंक्रीजेस ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के सारे बॉन्ड अंदर क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है। तुमको लग रहा है कि लिक्विड सॉलिड में जा रहा है, एंट्रोपी घट रही, बट ऐसा नहीं होता, इसीलिए वो नोट में लिखा है। क्लियर है? व्हेन रबर बैंड खींचेंगे, ठीक है, स्ट्रेचिंग, है ना, जब हम रबर बैंड को, देखो, व्हेन अ रबर बैंड इज स्ट्रेस्ड एंट्रोपी डिक्रीजेस। कैसे, जरा ध्यान से देखो। जैसे अभी रबर बैंड कैसा ढीला है ऐसा, तो इसमें मॉलिक्यूल्स को अंदर टहलने की जगह मिल रही है। और जब खींच दिया, है ना, जब ऐसे खींच दिया, तो जो मॉलिक्यूल जहां था वो वहीं रुक गया। अब डिसऑर्डरनेस क्या हो गई, कम, एंट्रोपी हो गई कम। ठीक है, हाँ, बिकॉज मॉलिक्यूल आर अरेन्ज्ड इन मोर ऑर्डर्ड मैनर। क्लियर है? कुछ समझ में आ गया? अब इसमें हम फार्मूला बना सकते हैं। जैसे ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। मान लो इसकी एंट्रोपी एस आर मान लिया, इसकी हमने एस पी मान लिया, तो डेल्टा एस इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, एस पी माइनस एस आर। लिख लो, बना लो जल्दी से। अब यहां तीन बातें हो सकती हैं। कितनी बातें, तीन बातें। अब देखो क्या हो सकता है, इफ एस पी इक्वल टू एस आर हो जाए तो डेल्टा एस कैसा हो जाएगा, जीरो। नहीं समझ में आया? मान लो एस पी बराबर एस आर हो जाए तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, जीरो। तो आगे लिखो, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। लिखो, एक्सचेंज ना लिखना, नो चेंज ऑफ हीट। एक्सचेंज किससे करेगा, सिस्टम और सराउंडिंग बात तो हो नहीं रही। लिखो, नो चेंज इन इंट्रोपी। यहां हीट को किस फॉर्म में है, इंट्रोपी। लिखो, नो चेंज इन इंट्रोपी। अच्छा, अगली बात, इफ एस पी इज ग्रेटर देन एस आर हो जाए, है ना, एस पी बड़ा हो गया, एस आर छोटा, तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा एस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, बताओ बेटा, एंट्रोपी इंक्रीजेस, है ना। मान लो समय की बात है, ऐसा हो जाए, एस आर बड़ा हो जाए एस पी से, है ना, डेल्टा एस कैसा हो जाएगा बेटा, निगेटिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंट्रोपी डिक्रीजेस। अच्छा एक बात बताओ, नंबर ऑफ गैसियस मोल जितने बढ़ेंगे इंट्रोपी उतनी बढ़ेगी, है ना। तो जरा ये पढ़ो, लिखा है
इन अ केमिकल रिएक्शन इफ नंबर ऑफ गैसियस मोल इंक्रीजेस तो एंट्रोपी इंक्रीजेस। चलो पहली रिएक्शन लिखो ऐसी, लिखो हेबर प्रोसेस, लिखो हेबर प्रोसेस। क्या लिखोगे? N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। हाँ, अब डेल्टा एनजी कैलकुलेट करो, लिखो डेल्टा एनजी कैलकुलेट करो। अच्छा, डेल्टा एनजी कैलकुलेट करोगे या आप देख के ही बता दो? अब ऐसे देख के ही बता दो। प्रोडक्ट में गैसियस मोल घटे ना, गैसियस मोल घटे तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा? निगेटिव। सीधे मारो, एंट्रोपी डिक्रीजेस। प्रोडक्ट साइड गैसियस मोल घटे ना तो एंट्रोपी घटी। अच्छा आप बताओ, CaCO3 ये हीट कर दिया CaO और प्लस CO2, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये गैस। बताओ क्या होगा? हाँ, डेल्टा एस कैसा होगा? पॉजिटिव। कैसे? ध्यान दिया, प्रोडक्ट साइड में गैसों की संख्या बढ़ी, प्रोडक्ट साइड गैस बढ़े एंट्रोपी बढ़ी, गैस घटे एंट्रोपी घटी। तो क्या लिखेंगे? एंट्रोपी डिक्रीजेस। यहां डिक्रीजेस और यहां इंक्रीजेस। बताओ रिएक्शन देख के आप एंट्रोपी घट रही कि बढ़ रही देख लोगे? ये 4 नंबर का सवाल आता है, 4 नंबर का सवाल आता है कि बताओ इस रिएक्शन में एंट्रोपी घट रही कि बढ़ रही। और तुम्हारे लिए तो खेल हो गया ये, है ना? खाली देखो और बताओ झमाझम। अच्छा एक रिएक्शन और लिख लो यहां से, यही थोड़ी जगह बना के लिखो, लिखो C प्लस सी मतलब ग्रेफाइट, लिखो C प्लस O2, C प्लस O2 बन गया CO2, C और प्लस O2 ये बन गया CO2। ये गैस है ना, ये गैस है। अच्छा ग्रेफाइट ये तो सॉलिड है ना। अच्छा गैस गैस दोनों साइड, गैस गैस दोनों साइड बराबर, एंट्रोपी घटी की बढ़ी, नो चेंज। डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अच्छा निकाल लोगे, दोनों साइड गैस है बराबर, डेल्टा एस 0। प्रोडक्ट साइड डेल्टा, प्रोडक्ट साइड गैस है बढ़ी, डेल्टा एस पॉजिटिव। प्रोडक्ट साइड गैस है घटी, डेल्टा एस निगेटिव। सीधा सवाल लगा लो काहे को, है ना?